ये वीडियो हम लोग की गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की वीडियो है। इसके अंदर जितने भी एमसीक्यू हैं उनको इस टाइप से लगाया गया है कि आपको बेसिक टू एडवांस आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो जाए। इसमें जितने भी डेटा आप लोग को दिए जा रहे हैं उनको आप लोग को कायदे से याद कर डालना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, बिफोर 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द पावर टू लेवी टैक्स ऑन सर्विसेज वाज विद। तो ये सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर टैक्स लगाती थी। तो ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल के लिए सी सही है। और इसकी थोड़ी कहानी समझ लीजिए। जीएसटी आने से पहले जो भी टैक्स लगता था सर्विसेज पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। स्टेट कुछ ना काम कर सकती थी और ना उनके पास कोई पावर थी। तो जब जीएसटी आया तब उसने मतलब दोनों लोग को पावर दिया। मतलब अब दोनों लोग मिल के टैक्स लगा सकती हैं, टैक्स को कलेक्ट कर सकती हैं, ये सारे काम कर सकती हैं। तभी के लिए ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो ये किस ईयर में पास हुआ था, तो इसको आप थोड़ा कायदे से समझिए। पहले तो ये जीएसटी जो है डायरेक्टली लगाया नहीं जा सकता था, ये तो पहली चीज़ हो गई। और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना भी ज़रूरी था। इसके लिए क्या हुआ कि अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ को चेंज किया जाए या पास किया जाए। तो यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ था 2016 में पास हुआ था। और उसके बाद जब जीएसटी आया तब एक्चुअली में फिर वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो आप ये कह सकते हैं 2016 में परमिशन मिली और 2017 में क्या हुआ, जीएसटी लागू हो गया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि किस ईयर में पास हुआ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। तो जीएसटी को लाने के लिए भी तीन चीज़ें ज़रूरी थी, जैसे कि आर्टिकल 246A जिसके अंदर जीएसटी लेवी की पावर का बताया गया। ऐसे ही आर्टिकल 269A जिसमें इंटर स्टेट सप्लाई को बताया गया, जिसमें रेवेन्यू शेयर किया जाएगा, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो रेवेन्यू अलग अलग हो जाएगा ना। अब आर्टिकल 279A जिसमें जीएसटी काउंसिल आता है। अब इन तीनों को मिला के तभी पूरा जीएसटी को रिफॉर्म करने में मदद मिल पाई थी। एक चीज़ और कि जीएसटी की 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है आप लोग के लिए, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल। तो ये किस आर्टिकल के अंडर में आया था, तो आर्टिकल 279A के अंडर में आया था। और 279A के अंडर में हमने आपको अभी बताया था, जैसे कि नॉर्मल हम लोग स्कूल होता है, जैसे स्कूल में देखा करिए कि वहाँ पर रूल बनाने के लिए पूरी कमेटी बैठी होती है। ये कैसे स्कूल चलेगा या कैसे क्या चीज़ें कलेक्ट करी जाएंगी, ये रूल है ना उनका। ऐसे ही जीएसटी काउंसिल जो है उसके अंदर भी पूरी कमेटी होती है, पूरे मेंबर होते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि आगे रूल क्या होंगे इसमें जीएसटी के अंडर में। अगला क्वेश्चन है, बिफोर जीएसटी विच टैक्स वाज लीव्ड बाय स्टेट ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, जिसको हम लोग वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स लगाते हैं। ये मतलब डिपेंड करता है कि आपने कितनी बिक्री करी हुई है, उस पर ही जो है वैट लगाया जाता था। और ये वैट उसके हिसाब से अलग अलग होता था। जैसे अगर मान लीजिए आप महाराष्ट्र में खड़े हैं तो वैट हो गया आपका कुछ 12.5, ऐसे यूपी में खड़े हैं तो कहीं 13 हो गया। तो सब जगह अलग अलग होता था। तो अब होता क्या था कि अगर आपको कोई बिज़नेस डालना है तो ये बड़ा मुश्किल है कि आपको किस स्टेट में क्या टैक्स देना पड़ जाएगा। जब जीएसटी आया तो इसने थोड़ा यूनिफॉर्म किया सब जगह। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर क्या है, सही है। अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री समझिए। पहले तो जो जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 में स्टार्ट हुआ, ये पहली चीज़ जान लीजिए। अब जिसमें कई प्रकार के जो टैक्सेस थे, जैसे वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया या एंट्री टैक्स हो, बहुत सारे टैक्स थे, उसको मिला के पूरा जीएसटी बना दिया गया। मतलब और इसको एक बोला भी गया, वन नेशन वन टैक्स, ये बोला गया। ये भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो पहले से पता होना ज़रूरी है। अब इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था 2016 में हुआ था और जीएसटी लॉन्च कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था। अब जीएसटी को थोड़ा पास्ट में देखते हैं। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्होंने जीएसटी कमेटी पूरी बनाई थी, ये याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद 2004 में जो विजय खेलकर ने एक पूरी टास्क फोर्स रेकमेंड किया था जीएसटी के लिए, जिसमें मतलब लोग जिसमें काम करें। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम आई। हर स्टेट के अंदर टैक्स सिस्टम अलग अलग था। डबल टैक्सेशन बहुत चल रहा था, मतलब कोई टैक्सेशन ले रहा, कोई ले रहा था। ऐसे बिजनेस जो हो रहे थे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे।
इसके लिए फिर अमेंडमेंट करा गया और अमेंडमेंट के बाद आप लोग को जीएसटी देखने को मिला। अगला क्वेश्चन है विच कमेटी रिकमेंडेड इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो ये आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है जीएसटी IN कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट एंड करेक्टर। तो ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर क्या है सही है। जैसे हम लोग का नॉर्मल आधार कार्ड होता है वो हम लोग की पहचान है ना, वैसे ही जीएसटी IN जो है वो एक बिज़नेस की पहचान है कि बिज़नेस के पास जीएसटी नंबर है। ये 15 कैरेक्टर का टोटल होता है जो आपको यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसमें देख लीजिए सारे कैरेक्टर और जितने डिजिट हैं वो सब लिखी हुई हैं, इनको थोड़ा याद रखिएगा और वीडियो में पहले से ही आपको पूरा समझाया गया है तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो 2 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ जीएसटी IN रिप्रेजेंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर क्या सही है, क्योंकि स्टेट कोड ही उसमें प्रेजेंट रहता है। अब अगर आपने कोई चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो उसके जितने भी MCQ होंगे वो सब ऐसे ही होते चले जाएंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है द 10th कैरेक्टर ऑफ जीएसटी IN डेराइव्ड फ्रॉम। ये किससे डेराइव्ड होता है, तो ये पैन कार्ड से डेराइव्ड होता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब पैन कार्ड के होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। तो सप्लाई के अंडर में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर क्या है सही है। अब सैलरी किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो वो नहीं जीएसटी माना जाएगा। देखिए सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई का मतलब है याद रखिएगा इस बात को, सप्लाई का मतलब है जहाँ पर सेल्स हुई हो, जहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ हो, जहाँ पर कोई बार्टर हुआ हो, लीज पर दिया गया हो या कोई भी आपने सर्विस इंपोर्ट कर लिया हो, ऐसी चीज़ों को हम सप्लाई बोलते हैं जिस पर हम जीएसटी लगा सकें, है ना। अब जैसे कि दुकान आपने खोली है और आप मोबाइल बेच रहे हैं तो वो तो सप्लाई है। अब आपने वर्कर को या मशीन को जैसे चला रहे हैं या मतलब वर्कर को आप चला रहे हैं तो फिर वो उसको आप सैलरी देंगे ना, तो सैलरी जीएसटी के अंडर में नहीं आएगा यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन है एग्रीगेट टर्नओवर अंडर जीएसटी इंक्लूड। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, जैसे कि टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाईज या एक्सपोर्ट, ये चीज़ें क्या होती है इसमें इंक्लूड रहती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए यहाँ पर क्या है सही है। पहली बात तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसको समझना पहले पड़ेगा तभी आप लोग क्लियर हो पाएगा। हम थोड़ा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग को। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रेडर है, वो 20 लाख का माल बेचता है तो वो टैक्सेबल है क्योंकि वो बेच रहा है माल को, प्लस उसको प्लस कर लीजिए। अब कोई भी इंसान 15 लाख का जो है माल अपने पास रखा हुआ है जो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट का मतलब जिस पर टैक्स नहीं लगा सकते, जैसे वेजिटेबल मतलब कोई भी फल सब्जी, उस पर तो टैक्स नहीं लगता है ना। अब इन दोनों को मिला दे तब क्या बन गया एग्रीगेट टर्नओवर, यानी कि पूरा 35 लाख। अब इन दोनों को काउंट करके ही रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा जाएगा, मतलब कितना पैसा पे करना है कितना नहीं करना है। जीएसटी इसी के लिए ब्रॉड टॉपिक है क्योंकि इसमें हर एक छोटी चीज़ के लिए भी बोला गया है कि इसका टैक्स देना है और इसका नहीं देना है। देखिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड रहेंगी, तो ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर क्या सही है, थोड़ा समझ लीजिए। आप मान लीजिए कोई भी चीज़ को बेचते हैं तो उस पर तो वहाँ पर लगेगा मतलब जीएसटी, लेकिन अगर आप कोई चीज़ को खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब कहने का क्या है कि आप सप्लाई कर रहे हो, आप बेच रहे हो आगे, तो उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन आप खरीद रहे हो उस समय आपको जीएसटी नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है कंपोजिट सप्लाई मस्ट हैव। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो आपका प्रिंसिपल सप्लाई है वो और जो आपके जो सप्लाईज हुए हैं वो, उनको जोड़ने के बाद ही क्या बनता है कंपोजिट सप्लाई बनता है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ट्रेन में टिकट करवाया कहीं जाने के लिए, तो वो हमारे लिए क्या है प्रिंसिपल सप्लाई है, लेकिन वहीं पर हम लोग को खाना भी उसमें मिल रहा है खाने के लिए, वो क्या है वो एक उसके साथ एक बंडल है जो उसके साथ हम लोग को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है विच सप्लाई इज टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल टू प्रिंसिपल सप्लाई। तो प्रिंसिपल सप्लाई पर बेस्ड यहाँ पर कौन सा सप्लाई है, तो यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई है। हम लोगों ने अभी इसको पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या सही है। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट सप्लाई। तो एक कंपोजिट सप्लाई का एग्जाम्पल कौन सा है यहाँ पर, तो आपने कोई एसी का टिकट किया और आपको फ्री मील भी वहाँ पर बोर्ड करके मिल रहा है, तो ये एक मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये पहले भी हम लोग ले चुके हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर क्या है सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है IGST इज़ लीव्ड ऑन। तो ये किस पर लगता है, तो पहली बात तो ये एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो इनका जो टैक्स होता है इसको कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद में स्टेट को क्या करती है डिस्ट्रीब्यूट करती है।
देखिए अगला क्वेश्चन है, इन डुअल जीएसटी मॉडल रेवेन्यू फ्रॉम एसजीएसटी गोज टू, तो ये किसके अंडर में जाता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर क्या है, सही है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो ये डुअल जीएसटी है इसमें अंदर आता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों लोग मिल के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कमा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए यूपी में किसी प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी लगा, तो वहाँ पर क्या होगा, 9% सीजीएसटी यानी सेंटर को गया और 9% एसजीएसटी यानी कि स्टेट को चला गया, यानी यूपी गवर्नमेंट को। तो ये दोनों मिल के टैक्स लेती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री फॉलो सिंगल नेशनल जीएसटी मॉडल, तो यहाँ पर ये किसको फॉलो करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी यहाँ पर सही है, ऑस्ट्रेलिया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि एक जीएसटी रहता है, एक रेट रहता है, एक अथॉरिटी रहती है, वहाँ पर ये चीज़ रहती है। इंडिया में क्या है कि यहाँ पर डुअल जीएसटी चलता है, तो यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों लोग मिल के यहाँ पर क्या करते हैं, कमाई करते हैं। ऐसे जो कनाडा है वहाँ पर भी क्या है, यही चीज़ ही है, डुअल जीएसटी वहाँ पर अप्लाई होता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फॉलो विच मॉडल ऑफ जीएसटी, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर क्या है, सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यूटी जीएसटी इज लिव्ड ऑन सप्लाई मेड इन यूनियन टेरिटरीज, तो इसके अंडर में कौन रहता है, तो ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल के लिए बी यहाँ पर सही है। इसको थोड़ा ध्यान समझिए कि अब जैसे हर स्टेट में अपनी अपनी असेंबली होती है, जैसे कि यूपी की अपनी असेंबली है, तो सबकी अपनी अपनी है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिसके में मतलब वो असेंबली नहीं होती हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इनमें यहाँ पर नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ यार लागू होती है, यूटी जीएसटी लागू होता है। तो यहाँ पर पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर लीड करती है, वो काम करती है। अब अगर मान लीजिए कहीं पर असेंबली है, जैसे अपने यहाँ यूपी में असेंबली है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो एसजीएसटी कहलाएगा, मतलब वो स्टेट वहाँ पर कलेक्ट करेगा जीएसटी को। ऐसे ही अगर मान लीजिए जहाँ पर असेंबली नहीं है वहाँ पर क्या होगा, यूटी जीएसटी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए सप्लाई इज़ मेड फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात विच टैक्स इज़ अप्लीकेबल, तो ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर क्या सही है, ये आपको पता ही लग गया होगा, क्योंकि आईजीएसटी का मतलब ही यही होता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम लोग जाएँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच टैक्स रिप्लेस्ड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अंडर जीएसटी, तो ये किसके नाम से रिप्लेस हुआ है, क्योंकि काम वही है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर क्या सही है, सी जो सीजीएसटी है उसके नाम से यहाँ पर चेंज हुआ था। अब ये था क्या कि जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो लगता था वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, उसके बाद आया जीएसटी। तो जीएसटी में एक टाइप है सीजीएसटी। सीजीएसटी के अंदर में क्या रखा गया, एक्साइज ड्यूटी की जगह ले ली उसने। सिंपल सा है कि एक्साइज ड्यूटी और ये सीजीएसटी एक ही चीज़ ही है, मतलब कॉन्सेप्ट एक ही है, बस उसका नाम बदल दिया है नया। देखिए अगला क्वेश्चन है, पर्सन अंडर जीएसटी इंक्लूड, तो पर्सन क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर क्या सही है। देखिए पर्सन की डेफिनेशन को जीएसटी के अंडर में बताया गया है, और पर्सन में इंडिविजुअल हो गया, जो आपके एचयूएफ हो गया यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, या पार्टनरशिप फर्म हो गई, या एलएलपी हो गई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोई कंपनी, कोई ट्रस्ट या गवर्नमेंट, इन सबको मिला के इंक्लूड यहाँ पर करा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिफोर जीएसटी विच टैक्स वॉज लीव्ड बाई सेंटर ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, तो अगर कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर होता है तो उस पर एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगता था, वो कौन लगाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर क्या सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो कस्टम ड्यूटी है वो जीएसटी के अंडर मर्ज क्यों नहीं हुई, क्योंकि देखिए कस्टम ड्यूटी जो है वो एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, इन पे लगती है। मतलब जब कभी कोई बॉर्डर क्रॉसिंग कोई भी चीज़ होती है, जैसे अगर मान लीजिए कोई चाइना से कोई चीज़ आ रही है यहाँ पर, तो उस पर यहाँ पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर यहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगेगा, क्योंकि वो देश से बाहर आ रहा है। अब जैसे इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ बनाई या बेची जा रही है तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर क्या है सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर नॉर्मल स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स इज़, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप 40 लाख से ज़्यादा अगर आप कमा रहे हो या 40 लाख से ज़्यादा आपका टर्नओवर हो रहा है पूरे साल का, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपकी दुकान है और आपका साल में धंधा पूरा हो रहा है 35 लाख का, तो आपको जीएसटी लेने की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। लेकिन अगर आपका वही धंधा 45 लाख का बैठ रहा है तो वहाँ पर कंपलसरी हो जाता है कि आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जैसे कि कोई सर्विसेज हो गई, उनमें क्या होता है, तो अगर सर्विसेज में जैसे आ गया स्पेशल कैटेगरी में, जैसे मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, तो ये छोटी इकनॉमी है, यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो 10 लाख रखी गई है। अब इसमें जो भी छोटी छोटी सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं उनके अंडर में रखा गया है। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई एक ट्यूशन टीचर ही है, मान लीजिए कोई मिज़ोरम में, वो 12 लाख कमाता है,
तो वहाँ पर उसको जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ पर करवानी पड़ेगी अगर उसकी 10 लाख से लिमिट क्रॉस हो गई यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग मस्ट कंपलसरी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर। तो यहाँ पर क्या होगा, अब पहले समझ लीजिए, ऑप्शन है पर फिलहाल के लिए बी यहाँ पर सही है। अब थोड़ा कहानी समझिए। अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ को सेल कर रहे हैं अपने एरिया में, मतलब जैसे अपने स्टेट में कोई भी चीज़ को आप बेच रहे हो, तो वहाँ पर अगर आप अपने स्टेट में ही बेच रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपने स्टेट से बियॉन्ड जा रहे हो तो आप चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो, लेकिन आपको तब भी जीएसटी लेना पड़ेगा क्योंकि आप इंटर स्टेट पे डील कर रहे हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एट लीस्ट हाउ मेनी डेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कोई भी यहाँ पर जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसको 5 दिन पहले बताना पड़ेगा कि उसको ये काम वो करने जा रहा है। आप थोड़ा सिंपल समझिए, जैसे स्टॉल लगाते हैं सब लोग, कोई मान लीजिए कि कोई हैदराबाद का आदमी लखनऊ आके स्टॉल लगाना चाहता है, तो अब ये दोनों जगह तो अलग अलग हो गई ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि लखनऊ में वो बताएगा आके कि 5 दिन पहले ही कि हम यहाँ पर स्टॉल लगाने वाले हैं, तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन होगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का होगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन इज़ वैलिड फॉर। तो वो 90 डेज़ के पीरियड में रहता है जिसमें जो पहले हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई अमेरिकन सिंगर यहाँ पर आया है गाने गाने के लिए, तो उसको 2 महीने दिए जाएंगे और उसमें आपको जो भी गाना बजाना है वो करो और
कंप्लीट हो चुकी है। आप फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।